गोरखपुर ग्रामीण एक ऐसी विधानसभा सीट जहां महज 5 साल के अंदर जीत का फासला 500% से भी ज्यादा बढ़ गया। आज हम सिर्फ चुनावी नतीजों को नहीं देखेंगे, बल्कि इस बड़े बदलाव के पीछे की कहानी को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि इसका शासन के लिए क्या मतलब है। चलिए इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, इस विश्लेषण को हम कई हिस्सों में देखेंगे। हम शुरुआत गोरखपुर की जमीन और उसकी पहचान से करेंगे, फिर आंकड़ों की गहराई में उतरेंगे ये समझने के लिए कि जनादेश कैसे बदला, एक प्रमुख नेता के राजनीतिक सफर पर भी नजर डालेंगे और आखिर में इन सबसे सीखकर शासन और सेवा के एक नए ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे। किसी भी राजनीतिक विश्लेषण की जो बुनियाद होती है वो जमीन को समझने से शुरू होती है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की अपनी पहचान क्या है। बहुत सीधे शब्दों में समझें तो एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र वो चुनावी इकाई है जहां से मतदाता अपने एक प्रतिनिधि यानी एमएलए को चुनकर राज्य की विधानसभा में भेजते हैं। तो गोरखपुर ग्रामीण का परिचय क्या है? देखिए, ये उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में से सीट नंबर 323 है। इसका गठन 2008 में हुए परिसीमन यानी डीलिमिटेशन के बाद हुआ था। ये गोरखपुर जिले और गोरखपुर लोकसभा सीट का ही एक हिस्सा है और ये एक सामान्य सीट है, मतलब यहाँ कोई आरक्षण नहीं है। अब जरा इस क्षेत्र के पैमाने को समझिए। 2022 के चुनाव में यहाँ लगभग 4,19,000 रजिस्टर्ड वोटर थे। ये आंकड़ा इसलिए भी अहम है क्योंकि 2017 में ये संख्या 3,94,000 थी, यानी वोटरों की संख्या में एक अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। तो जमीन को समझने के बाद अब बारी है आंकड़ों की, क्योंकि आंकड़े अपनी कहानी खुद कहते हैं। हम पिछले 2 विधानसभा चुनावों के नतीजों पर एक गहरी नजर डालेंगे। 2022 के नतीजे हमारे सामने हैं। बीजेपी के विपिन सिंह को 1,26,000 से ज्यादा वोट मिले, जो कुल वोटों का लगभग 50% था। दूसरे नंबर पर रहे समाजवादी पार्टी के विजय बहादुर यादव, जिन्हें 1,02,000 के करीब वोट मिले। बाकी उम्मीदवार इस दौड़ में काफी पीछे थे। ये चार्ट 2022 की तस्वीर को और भी साफ कर देता है। जीतने वाले और दूसरे नंबर पर रहे उम्मीदवार के बीच वोटों का एक बड़ा अंतर साफ दिखता है। ये एक तरफा जीत थी, एक बहुत ही मजबूत जनादेश का संकेत। लेकिन क्या कहानी हमेशा से ऐसी थी? बिल्कुल नहीं। चलिए 5 साल पीछे चलते हैं। 2017 में यहां भी जीते तो विपिन सिंह ही थे, लेकिन मुकाबला बहुत बहुत कड़ा था। उन्हें लगभग 83,000 वोट मिले, जबकि विजय बहादुर यादव 79,000 वोटों के साथ उनके बेहद करीब थे। इस चार्ट को देखिए। 2017 में दोनों मुख्य उम्मीदवारों के बीच का फासला ना के बराबर था। ये एक ऐसी लड़ाई थी जहां एक एक वोट कीमती था। ये एक बेहद करीबी मुकाबला था। तो अब तक हमने सिर्फ आंकड़े देखे हैं, अब हम इनका विश्लेषण करेंगे, क्योंकि असली कहानी सिर्फ जीत हार में नहीं, बल्कि जीत के इस बदलते हुए अंतर में ही छिपी है। यही हमारे विश्लेषण का सबसे अहम बिंदु है। सवाल ये नहीं है कि कौन जीता, सवाल ये है कि 5 सालों में ऐसा क्या बदला कि एक बेहद करीबी लड़ाई एक तरफा जीत में तब्दील हो गई। और ये अंतर देखिए, 2017 में जीत का फासला महज 4,500 वोटों से थोड़ा कम था, लेकिन 5 साल बाद 2022 में ये फासला बढ़कर 24,000 वोटों से भी ज्यादा हो गया। यही वो बदलाव है जिसे हमें समझना है। तो सवाल ये उठता है कि जीत के मार्जिन में ये जो 442% की जबरदस्त छलांग है, ये हमें वोटरों के मिजाज और वोट कंसोलिडेशन के बारे में क्या बताती है? ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बड़े राजनीतिक बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। इस चुनावी गणित को और गहराई से समझने के लिए जरूरी है कि हम एक प्रमुख उम्मीदवार के राजनीतिक सफर पर भी नजर डालें। इससे हमें कुछ और संकेत मिलेंगे। ये टाइमलाइन काफी दिलचस्प है। विजय बहादुर यादव ने 2012 में यही सीट बीजेपी के टिकट पर जीती थी, लेकिन 2017 और 2022 में वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर लड़े और दोनों बार दूसरे स्थान पर रहे। एक ही उम्मीदवार का पार्टियों का ये बदलना, ये भी सीट के राजनीतिक समीकरण का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो हमने चुनावी नतीजों और जनादेश के बदलते पैटर्न को तो समझ लिया, लेकिन ये बदलाव आखिर आया क्यों? इसका जवाब सिर्फ चुनावी समीकरणों में नहीं, बल्कि शासन यानी गवर्नेंस के मॉडल में खोजना होगा। ये एक बहुत बुनियादी सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।
क्या सिर्फ चुनाव जीत लेना ही कामयाबी का आखिरी पैमाना है, या हमें ये भी देखना चाहिए कि आम लोगों की जिंदगी में, उनकी रोजमर्रा की जरूरतों में वाकई कोई सुधार आया है या नहीं? देखिए, चुनावी डेटा ये तो बता देता है कि वोट किसने किसको दिया, पर वो ये नहीं बताता कि लोगों की रोजी रोटी बेहतर हुई या नहीं। क्या सड़कें, स्कूल, अस्पताल ठीक से काम कर रहे हैं, या सरकारी योजनाएं सही जरूरतमंद तक पहुंची भी हैं या नहीं। हमारे संविधान का आधार हर व्यक्ति की गरिमा है, और सार्वजनिक जीवन में जिम्मेदारी के साथ अपनी बात रखना भी उतना ही जरूरी है। भारत का डीपीडीपी फ्रेमवर्क भी सहमति और निजता के सम्मान पर जोर देता है। तो फिर एक जन केंद्रित, पीपल सेंट्रिक शासन का मॉडल कैसा दिखना चाहिए? ये एक 5 सूत्रीय ढांचा हो सकता है। पहला, स्थानीय स्तर पर कितने रोजगार पैदा हुए, इसे मापना। दूसरा, बुनियादी सुविधाओं की डिलीवरी पर लगातार नजर रखना। तीसरा, सरकारी योजनाओं का ऑडिट करना कि उनका असर जमीन पर क्या हो रहा है। चौथा, लोगों की शिकायतों के समाधान के लिए एक जवाबदेह सिस्टम बनाना। और सबसे जरूरी, इन सब के जरिए जनता का भरोसा जीतना। तो इस पूरे विश्लेषण से हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? शायद हमें राजनीतिक सफलता की परिभाषा को ही फिर से लिखने की जरूरत है। ये एक बहुत गहरी बात है कि असली राजनीतिक ताकत चुनाव प्रचार में नहीं, बल्कि 2 चुनावों के बीच लगातार किए गए काम से बनती है। ऐसा काम जिसे नापा जा सके और जिसका असर लोगों की जिंदगी में साफ दिखाई दे। और ये काम लोगों के निजी डेटा का सम्मान करते हुए और उनकी सहमति से होना चाहिए, जैसा कि डीपीडीपी जैसे कानून भी हमें सिखाते हैं। और आखिर में हम आपको इसी सोच के साथ छोड़ जाते हैं कि क्या हो अगर राजनीति का असली मकसद सिर्फ चुनाव जीतना और प्रतिनिधित्व करना ना हो, बल्कि लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना हो। ऐसा सुधार जिसे आंकड़ों में साबित किया जा सके। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पे संपर्क करें या 80C420410602 पर कॉल करें। उद्देश्य, राजनीति से परे।